हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम सब्लिमेशन के बारे में हमने पढ़ा था, फिर इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस पढ़ा था, और थोड़ा सा हमने ड्राई आइस के बारे में भी बात करी थी। और ये भी हमने देखा था कि गैसेस को कंप्रेस करना कितना ज़्यादा ईजी है रिलेटिवली लिक्विड के, क्योंकि गैसेस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उन गैप्स को हम आसानी से हटा सकते हैं। अब जिसके बीच में गैप ही नहीं है उसको मैं कहाँ से प्रेस करूँ, उनके बीच में से गैप कहाँ से हटा पाऊँगा। इसीलिए सॉलिड को कंप्रेस करना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, और लिक्विड को कंप्रेस करना रिलेटिवली थोड़ा सा इजी होता है, और गैस को कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने सारा का सारा कन्वर्जन देख लिया था, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। और हमने ये भी देखा था सब्लिमेशन वाला जो प्रोसेस, जिसमें सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ये भी हमने देख लिया था। तो उसी को जो है एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। इसमें दिखा रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, और फ्यूज़न के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है। और लिक्विड से सॉलिड को कैसे लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज होगा, सॉलिडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन के थ्रू। ऐसे लिक्विड टू गैस में कैसे चेंज हो जाएगा, वेपराइजेशन के थ्रू। और गैस टू लिक्विड में कैसे चेंज होगा, कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, और ऐसे ही सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड ये भी सब्लिमेशन। तो यहाँ तक तो हमने सारा कुछ बहुत आसानी से पढ़ा भी है। एक नया टर्म हमें मिला है सब्लिमेशन, और ये दोनों जगह यूज़ होता है। सॉलिड टू गैस में भी यूज़ हो जाता है, और गैस टू सॉलिड में भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ तक सारा कुछ बहुत क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या कह रहा है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर कोई भी लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, आगे कह रहा है इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू द वेपर स्टेट। अब देखो, जब हम पानी के बारे में बात कर रहे थे, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको ले जा रहे थे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें से जो वेपर्स होते हैं वो उसके पहले भी जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वेपर्स क्यों निकल रहे हैं, तो वो जो क्या कहते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर इवेपोरेट होने लगा था, वेपर्स निकलना स्टार्ट हो गया था, तो उस प्रोसेस को तो हम बोल रहे थे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो क्यों रहा था, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कैसे उड़ जा रहा था वो। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सरफेस पे होगा, जो सरफेस पे पानी के पार्टिकल्स होंगे, जैसे अगर मान लो मैं एक बर्तन, एक पतीले में मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, तो पानी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा, सबसे ऊपर वाला लेयर क्या होगा, वो थोड़ा सा फ्री होगा रिलेटिवली। जो नीचे का जो पानी का लेयर होगा वो चारों तरफ जो है पानी से जो है भरा हुआ है, चारों तरफ से पानी के पार्टिकल्स होंगे। पानी के पार्टिकल्स कौन से होते हैं, H2O। ठीक है, चारों तरफ से एक H2O के पार्टिकल को, चारों तरफ से H2O के पार्टिकल्स बहुत सारे घेरे हुए होंगे। मान लो इधर भी H2O है, इधर भी H2O है, इधर भी H2O है, इधर भी H2O है। लेकिन जो सरफेस पे है उसको नीचे से तो जकड़ा हुआ है, नीचे से जो है H2O जो है उसको पकड़ के रखा है, साइड से भी पकड़ के रखा है, लेकिन ऊपर से कोई भी H2O उसको पकड़ के नहीं रखा है। तो उसको क्या ना, मतलब थोड़ा सा सरफेस पे जो है थोड़ा सा पानी ज़्यादा गर्म भी होता है। सरफेस जो है खास करके जैसे मान लो पतीले की बात करूँ, तो पतीले का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा गर्म होगा पानी के अंदर का जो हीट होगा उसकी कंपेरिजन में। तो वो एक्स्ट्रा हीट पाके वो इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो है उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बाकी पानी के पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा कम था, तो इसीलिए इवेपोरेशन फिनोमिनन हो पा रहा था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। क्या क्या चीज़ें हैं, जितना चौड़ा बर्तन हो, जितना चौड़ा गर्दन वाला बर्तन होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर, बर्तन जो पतीला हमने यूज़ किया था उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई था,
तो बहुत ही जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही पहले स्टार्ट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में पानी का जो होता है अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी इफ़ेक्ट होता है। विंड स्पीड, उसका भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी तो जो है टेम्परेचर जो है बढ़ने नहीं देगा बर्तन का, तो जो है इवेपोरेशन जो है ईजिली नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि बर्तन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज होने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर अगर गर्म होता तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से उड़ जाता, लेकिन टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तुम बर्तन को गर्म कर रहे हो, बर्तन से जो हीट जो बर्तन को हीट मिल रहा है वो सारा सारा एटमॉस्फेयर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि जो आपने पतीला लिया हुआ था वो कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। वो आसानी से जो है हीट को पास कर रहा है एटमॉस्फेयर में। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बोल दिया था। इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देगा। हो सकता हो उसमें भी जो है, देखो डिपेंडेंसी किस पे है कि मान लो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है और विंड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उस पर भी डिपेंड करता है, और बहुत ज़्यादा ठंडा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है ये पॉइंट को मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ, अगर विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी दोनों को मुझे साथ में लेना पड़ेगा, तभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही से दे पाऊँगा कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और विंड स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत ही कम वो होगा इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है और विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो है ये थोड़े सा चेंजेस कर लेना, थोड़ा सा डिटेल में इसको लिख लेना। आगे इन्हीं फ़ोटोज़ को थोड़ा सा क्लियरली दिखाया हुआ है। इवेपोरेशन में देखो दिखा रहा है कि जो सरफेस के जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर से जो है इनको कोई फोर्स नहीं मिल रहा था, ऊपर से जो है कि पार्टिकल्स को कोई फोर्स नहीं दे रहा था, लेकिन जो नीचे के जैसे जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ से जो है दूसरे पार्टिकल्स से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इवेपोरेशन जैसे हुआ, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे या पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे पार्टिकल्स इवेपोरेशन के थ्रू बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर, लोअर एनर्जी रिमेन एज वाटर। अब देखो, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो वो तो बाहर निकल जाएगा, उसको इतना इनफ एनर्जी मिल गया कि वो जो है अब नहीं रह सकता इन लोगों के साथ में, इसके पास बहुत ज़्यादा वो आ गया, घमंड हो गया एक तरीके से, तो इसको अब जो है बाकी लोगों के साथ में नहीं रहना, इसको भीड़ के साथ में नहीं रहना है। अब हाई एनर्जी वाले ने मीडियम एनर्जी वाले को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया होगा कि यार तू मेरे साथ चल, तू उन लोगों के लायक नहीं है जो लो एनर्जी वाले हैं। तो बेचारे मीडियम एनर्जी वाले, इनको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे पैसे वाला तो नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो नहीं है, तो ये ट्राई तो करते हैं, ट्राई करेंगे, बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर वापस चले आप आ जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास एनर्जी ही नहीं रह गई आगे बढ़ने की। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि मान लो आप एक कार लेके गए, कार कौन सी, ऑल्टो लेके गए और एक पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके साथ में एक रेंज रोवर वाला बंदा था, उसने तो अपना गाड़ी आराम से चढ़ा दिया पहाड़ पे। अब आप ऑल्टो वाले निकले, आप जो है थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करो, वापस से आपका ऑल्टो पीछे खिसक जाएगा, तो वो नहीं चढ़ पाएगा। तो वही समझ लो कि जो हाई एनर्जी वाला है वह लैंड रोवर या फिर रेंज रोवर, मीडियम एनर्जी वाला है ऑल्टो, और लोअर एनर्जी वाले जो बाइक वाले हैं, जो स्प्लेंडर से घूमते हैं, ठीक है। तो स्प्लेंडर से जो घूमने वाले होंगे तो वो तो सोच भी नहीं सकते कि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे भी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो है उतना कैपेबल नहीं है, या फिर वो खींच के ले जाए, ठीक है। तो खींच के ले जाने का कोई मतलब नहीं, उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट्स, सो द सराउंडिंग्स बिकम कोल्ड। इसके बारे में ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर तो नॉर्मली ऐसे ठंडा होता है अगर उसको टेम्परेचर नहीं मिले तो क्या होता है कि जब वो आसपास का हीट लेगा
और आसपास का हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आसपास की जो चीज़ें थी, जो आसपास का एटमॉस्फेयर था, उसने जो है उसका जो टेम्परेचर था वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया। उसका टेम्परेचर जो है एक तरीके से, उसका जो एनर्जी है वो वाटर पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर पार्टिकल्स ने जो एब्जॉर्ब कर लिया जब, तो उसके बाद जो सराउंडिंग का जो हीट था वो एक तरीके से उन्होंने अपना हीट वाटर को डोनेट किया या वाटर के साथ जो है उसको साझा किया। ठीक है, तो जब वाटर के साथ साझा किया तो अब पहले जो जितनी उनके पास हीट रही होगी तो वो हीट अब कम हो गया होगा ना, क्योंकि पहले वो किसी को नहीं बांट रहे थे। अब उन्होंने वो हीट पानी को बांट दिया। पानी को बांट दिया तो पहले जितना उनके पास था उससे कमी तो हो गई ना। तो यही जो है इसी प्रोसेस को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट होगा तो सराउंडिंग जो है कूल हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। तो आपने ये देखा ही होगा, गर्मियों के मौसम में खास करके जिनको छत पे सोना होता है वो क्या करते हैं, छत पे पहले शाम को जाके पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे तो पानी जो है सारा एनर्जी जो है आसपास से ऑब्जर्व करेगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो आसपास का एटमॉस्फेयर है या टेम्परेचर होगा वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे का साइंस आपको समझ में आ गया होगा कि लोग आखिर पानी क्यों डालते हैं। पानी डालते हैं ताकि पानी इवेपोरेट हो जाए, एनर्जी एब्जॉर्ब करे और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, टेम्परेचर वहाँ का डाउन हो जाए। क्लियर है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। तो समर के मौसम में हम बहुत ज़्यादा पसीना क्यों बहाते हैं। पसीना जितना ज़्यादा बहाएंगे उतना ज़्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा। और हमारा बॉडी जो है ना, हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। बहुत ज़्यादा हाई हो गया और इसको मेंटेन नहीं कर पाया हमारा बॉडी तो हमें बुखार लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसी वजह से तबीयत जब हमारी ख़राब होती है, हमें बुखार हो जाता है तो हमें दवाई लेनी पड़ती है ताकि हमारा टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाए। तो स्वेट जो होता है, स्वेट क्यों हम रिलीज़ करते हैं, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ ना हो, उसमें जो है इंक्रीमेंट ना हो। क्लियर है। वॉट wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat and when the sweat evaporates it absorbs heat from our body making the body cool। तो जो है वही सेम कंसेप्ट है। कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं खास करके वाइट कलर के, वो जो है जल्दी से जो है स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेट जो है जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे और इट वुड बी द एंड ऑफ द चैप्टर आई गेस। थैंक यू।